सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि मेरे सारे दोस्त अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आज का टॉपिक है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ही रहेगा क्लास 10th के लिए। एक्सरसाइज 5.2। देखो, हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक समझ लिया था। ठीक है, 3rd क्वेश्चन तक मैं क्लियरली तरीके से समझा दिया था। आज हम आगे समझते हैं। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करूंगा, ठीक है, कम में ही कोशिश करूंगा समझाने की। जितने क्वेश्चन एक वीडियो में कवर हो रहा है उतने कर लो। देखो भाई, अगर ये सोचते हो कि तुम्हारा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तो टाइम देना पड़ेगा। कहने का मतलब कि अगर हमारी वीडियो लंबी होती है तो इससे घबराया मत करो, क्योंकि यार मैथ है ये। अब कोई मतलब वैसी सब्जेक्ट तो है नहीं कि चलो 4-5 लाइन में समझा दिया काम हो गया। मैथ है ये, जितना डीपली चलेंगे हम उतना ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये मत देखो कि वीडियो लंबी जा रही है, छोटी है। लंबी वीडियो है इसका मतलब कि ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अगर वीडियो छोटी है तो इसका मतलब कि वो एक्सप्लेनेशन नहीं है जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, हमें क्वेश्चन को याद नहीं करना। हमें जितना ज्यादा हो सके कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। कॉन्सेप्ट क्लियर रहा, क्वेश्चन छूटेंगे ही नहीं, हर क्वेश्चन बन जाएंगे। तो यही फायदा है ना कि शुरू में थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लें। इसके बाद तो फिर तुम्हें प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कमांड होगा इस पे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 5.4 5.2 और 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहा है एनसीईआरटी बुक में, आप लोग देख सकते हो। वहां पे अपने बुक में देख लेना कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। वैसे मैं पढ़ दे रहा हूं, मेरी बात पे ध्यान देना कि विच टर्म ऑफ द एपी, एपी का मान दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 और फिर ये डॉट डॉट करके इज 78। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। मतलब कि इस एपी में कौन सा टर्म 78 होगा। ध्यान समझना, इस एपी के अंदर कहीं ना कहीं 78 आएगा। जैसे 3 आया, 8 आया, 15 आया, 18 आया, 13 आया, 18 आया, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो ऐसे करते करते कहीं ना कहीं 78 आएगा। अब मुझे बताना यह है कि 78 जो है वो कौन से टर्म पे होगा। जैसे 3 फर्स्ट टर्म पे है, 8 सेकंड टर्म पे है, 13 थर्ड टर्म पे है, 18 फोर्थ टर्म पे है। तो उसी तरीके से बताना है कि 78 कौन से टर्म का होगा। ठीक है, तो देखो, मुझे यहां पे टर्म फाइंड करना है। टर्म यानी कि एन, टर्म यानी कि एन, एन, एन की वैल्यू टर्म कहलाती है। तो मुझे टर्म फाइंड करना है। किसका टर्म फाइंड करना है? 78 का। तो मतलब 78 किसकी वैल्यू हो गई? ए एन की। ठीक है, ध्यान समझो। जिस मतलब कि जिस नंबर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वहां से दो कंडीशन बनेगा। एक तो मेरा वो नंबर होगा और उस नंबर का कोई टर्म होगा। तो जो टर्म हुआ वो एन का मान हुआ और जो नंबर हुआ वो एन का मान हुआ, ए एन का मान हुआ। ठीक है, तो मतलब ये कि इसमें जो फॉर्मूले के रूप में मेरे पास यूज होने वाला है वो तो एन का ही यूज होगा, क्योंकि हमें nth टर्म ही फाइंड करना है। तो हम चलो फॉर्मूला यूज करते हैं ए एन का। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब ए एन कौन से टर्म के बारे में बात हो रहा था? 78। हमें ये बताना था कि 78 कौन से टर्म पे है। तो मतलब कि 78 की जो बात हो रही है वो 78 एन की वैल्यू होगी। तो 70 एन के जगह पे क्या रख लेंगे? 78 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या दे रखी है? 3, तो ए के जगह पे 3 रखेंगे। फिर प्लस एन, एन तो हमें फाइंड करना है ना, हमें टर्म फाइंड करना था कि 78 कौन से टर्म पे। तो n के जगह पे हम n ही रखेंगे, n माइनस 1। अब इंटू डी। अब देखो, सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन में डी निकालना होगा। हम थोड़ा सा आगे चल लिए कि पहले हमने फॉर्मूला ही पुट कर दिया। फॉर्मूला पुट करने से पहले तुम्हें डी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। और डी कैसे फाइंड करते हैं? एक आगे वाले टर्म में से एक पहले वाले टर्म को माइनस करके। तो चलो मैं ऐसे ही फाइंड करके बता देता हूं। हम मतलब क्लियरली लिखेंगे नहीं वहां पे कि हाँ a2 माइनस a1 इक्वल टू डी, a3 माइनस a2 इक्वल टू डी, ऐसे नहीं लिखेंगे। हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर देते हैं। a2 में से a1 को माइनस करना है, यानी कि 8 में से 3 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। उसी तरीके से 13 में से 8 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। 18 में से 13 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, यानी कि d का मान क्या हो गया? 5 हो गया। तो d के जगह पे हम रख देंगे 5। क्लियर है यहां तक? अब ध्यान दो, 3 इधर किसमें था?
प्लस में था, कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का है, तो इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में। अब इक्वल टू 5 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 5n, फिर 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5। क्लियर। 78 में से 3 माइनस 75, और 5 इधर माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू इधर बच जाएगा 5n। तो 75 और 5 को प्लस किया तो 80 इक्वल टू 5n, और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, n की। तो n के साथ 5 मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, यानी कि n इक्वल टू हो गया 80 अपॉन में 5, और 5 से 80 कैंसिल करेंगे तो 16 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई। अब हम ये कह सकते हैं कि 78 जो है वो 16 टर्म पे है, 16वें टर्म पे है। ये क्वेश्चन क्लियर है, क्लियर ही होगा क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं समझने के लिए, जो समझना था वो तो हमने समझ लिया। चलो, तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 देखो, क्वेश्चन 5 में क्या है, चलो मैं सेकंड क्वेश्चन तुम्हें समझाऊंगा। क्वेश्चन 5 में सेकंड क्वेश्चन समझाऊंगा, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन तो इजी है, आराम से हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन समझ लो, सारा मामला क्लियर है। क्वेश्चन सेकंड है हमारा, 5 का सेकंड पार्ट दे रखा है 18 कॉमा 15 होल 1/2, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, फिर कॉमा 30, फिर डॉट डॉट, और फिर लास्ट में दे रखा है 205। ध्यान से समझो, ये है सीरीज, एपी का फॉर्म ये दिया हुआ है। ठीक है, इसमें करना क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। ये जो एपी दिया हुआ है मेरे पास, इसमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। नंबर ऑफ टर्म का मतलब क्या हुआ कि इस एपी में टोटल कितने टर्म है, जैसे पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ऐसे ही बीच में देखो डॉट डॉट का मतलब कि बीच में काफी सारी संख्या होंगी, और सबसे लास्ट टर्म जो मेरा दिख रहा है वो 205 दिख रहा है। तो मतलब कि इस एपी में जितने भी नंबर हैं वो टोटल कितने टर्म है ये बताना है, मतलब एन की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ठीक है, कि टोटल कितने टर्म है, मतलब एन की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो क्वेश्चन पे ध्यान देना। एन का मतलब क्या, कि अगर हम 205 की पोजीशन फाइंड कर दे कि 205 इतने टर्म पे है, तो टोटल टर्म का ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि लास्ट टर्म तो मेरा 205 ही है, और 205 का ही पता चल जाएगा कि हाँ 205 50वां टर्म पे है या फिर 55वें टर्म पे है। तो इस कंडीशन से मुझे टर्म पता चल जाएगा कि इस एपी में टोटल कितने टर्म होंगे। तो चलो 205 के हम टर्म फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, वापिस उसी फॉर्मूले से, एन वाले फॉर्मूले से। लेकिन एन का फॉर्मूला पुट करने से पहले हमें डी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, डी की वैल्यू फाइंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एन के फॉर्मूले में हमें डी की वैल्यू की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो पहले अगर हम डी देखें तो डी का मान होता है a2 माइनस a1। डी का मान होता है a2 माइनस a1। अब a2 का सबसे पहले ये देखो, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन में तो चेंज करने आता ही होगा। कैसे करेंगे, दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले को ऐड कर देते हैं। तो 15 2 जा 30, और 30 में 1 ऐड किया 31, 31 अपॉन में 2, यानी कि d इक्वल टू a2 के जगह पे हो गया 31 अपॉन में 2 माइनस a1। a1 का मान क्या है 18, तो a1 के जगह पे हम रख लेंगे 18। क्लियर है। अब ध्यान से, d इक्वल टू 18 के नीचे कुछ नहीं तो 1, 2 1 कैल्सियम हो गया 2, 2 से 2 को डिवाइड किया 1, 1 को 31 से मल्टीप्लाई किया 31, फिर माइनस 1 से 2 को डिवाइड किया 2, 2 को 18 से मल्टीप्लाई किया 36, यानी कि d इक्वल टू, अब देखो 31 में से तो 36 माइनस होगा नहीं, क्योंकि 31 छोटी संख्या होगी, 36 बड़ी संख्या होगी। 36 माइनस का है, 31 प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, 36 में से 31 माइनस करेंगे 5 आएगा, 5 अपॉन में 2, बड़ी संख्या के पहले माइनस का साइन दिख रहा है, इसलिए डी की वैल्यू हमारी माइनस की होगी। कितनी आ गई, -5 अपॉन में 2। चाहो तो एक दो टर्म और तुम चेक कर सकते हो, वैसे डी की वैल्यू हमारी यही रहेगी। ठीक है, -5 अपॉन में 2। अब हम फॉर्मूले पे आते हैं, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन, अच्छा हम किसका टर्म फाइंड कर रहे हैं, लास्ट टर्म का, क्योंकि लास्ट टर्म का टर्म फाइंड हो जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि इस एपी में टोटल इतने टर्म है।
तो ए एन लास्ट टर्म यानी कि ए एन की वैल्यू लास्ट टर्म होती है और लास्ट टर्म क्या दे रखा हमारे पास 205, तो लास्ट टर्म के जगह पे हम रख लेंगे 205 इक्वल टू ए की वैल्यू 18, तो ए के जगह पे 18 रखा, फिर प्लस एन की वैल्यू तो मुझे फाइंड करना है, टर्म फाइंड करना है, मतलब एन की वैल्यू फाइंड करना है, और डी का मान आ गया है -5 अपॉन में 2। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। 18 के पहले कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का, तो इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो चलो हम इसको इधर भेज देते हैं, 205 में से 18 को माइनस कर देते हैं, इक्वल टू, अब इधर आ जाओ। अब n-1 के साथ -5 अपॉन में 2 जो है वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में, मतलब कि जब मैं ये ब्रैकेट हटाऊंगा तो -5 अपॉन 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, n से भी और -1 से भी। तो n को -5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? -5n अपॉन में 2। क्लियर? अब जैसे 2 कैसे आया, तो इसके नीचे कुछ नहीं था 1, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ करेंगे, तो -5 को n से किया -5n हो गया, 2 को 1 से किया 2 हो गया। क्लियर है? चलो आ जाओ। इसके बाद साइन है माइनस का, फिर -5 को -5 अपॉन 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे, इसके नीचे कुछ नहीं है, फिर से 1 मानेंगे। ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि अब साइन किसका हो गया? हमारा प्लस का, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, और नीचे हो गया 2। क्लियर है? चलो, तो 205 में से 18 माइनस करते हैं, 15 में से 8 माइनस 7, ये बचा 9, 9 में से 1 माइनस 8, और ये बचा 1, यानी कि हो गया 187 इक्वल टू, अब इधर से समझना, देखो चलो अगर इसको कंपेयर करें तो इसमें से इसको माइनस करने के बाद 187 आ गया। अब इस नंबर को अगर ध्यान दो तो इसके साथ n लगा हुआ है, मतलब कि इसके साथ n लगा हुआ है, इसका मतलब कि -5 जो है वो n के साथ मल्टीप्लाई के रिलेशन में, -5 n के साथ मल्टीप्लाई के रिलेशन में, तो इसको तो अभी फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। हाँ, प्लस माइनस में 5/2 दिख रहा है प्लस में, तो सबसे पहले इसको यहां से हटाऊंगा, ये प्लस में है, इधर आके किस में हो जाएगा? माइनस में 5/2, और इक्वल टू इधर क्या बच जाएगा? -5n/2। क्लियर है? ध्यान से, फिर इसके नीचे 1 मान लेंगे, 2 1 का एलसीएम हो गया 2, 7 1 से 2 को डिवाइड किया 2, और 2 को 187 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 2 जा 14, 8 2 जा 16, 1 17, और 2 1 जा 2 और 1 3, 374 माइनस 2 से 2 को डिवाइड किया 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, इक्वल टू इधर बच गया -5n/2। अब देखो यहां तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब 174 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना होगा? 369। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सा ऊपर से मैं रफ करता हूं और फिर समझाता हूं। यहां तक पहले ध्यान से इसको देख लेना, वीडियो को पॉज करके, और इसको पहले राइट डाउन कर लेना, इसके बाद आगे देख समझना। ठीक है, हमारा यहां तक हो गया -5n/2, और इधर से आया था 374 - 5, 374 में से 5 को माइनस किया तो आ गया 369/2 इक्वल टू -5n/2। ठीक है, कुछ गलत हो रहा है।
तो दोस्तों सबसे पहले ये देखो कि अगर जो मेरा क्वेश्चन नंबर 5 होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसे ही समझा दे रहा हूं, इसको प्रैक्टिस तुम्हें खुद करनी है, मतलब इसका आंसर तुम्हें खुद फाइंड करना है। इसमें करना क्या है ये समझ लो कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। जैसे ये दो एपी दिए हुए हैं, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, इन दोनों एपी में नंबर ऑफ टर्म बताना है कि जो पूरा एक सीरीज बना रहा है, एक सीक्वेंस जो बना रहा है पूरा, उसमें टोटल कितने नंबर के सीरीज, मतलब कितने नंबर के सीक्वेंस बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे पहला क्वेश्चन है 7 13 19, फिर डॉट डॉट करके लास्ट में लिखा हुआ है 205, ठीक है। तो देखो इसका लास्ट टर्म क्या हो गया, 205 हो गया, और 205 यदि लास्ट टर्म हुआ तो अगर लास्ट टर्म की वैल्यू फाइंड कर दे कि हाँ जो मेरा 205 है वो इस टर्म पे है, मतलब इतने टर्म पे है, ठीक है, तो क्या उस सीरीज की टोटल नंबर पता चल जाएगा कि हाँ इस सीरीज में टोटल इतने टर्म है, ठीक है। तो देखो फिफ्थ और सिक्स ये दोनों क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है, ठीक है। फॉर्मूला तुम्हारा सेम रहेगा एन वाला, और बाकी इन्हें खुद से करोगे। मैं क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको समझना पड़ेगा। देखो यहां पे कह रहा है कि चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी 11 8 5 2। ये हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जिसमें एपी दिया हुआ है 11, 8, 3, 2 और ये डॉट डॉट है। देखो इसमें लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, ये इनफिनाइट एपी है। इनफिनाइट का मतलब कि मुझे लास्ट टर्म का मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि स्टार्टिंग में 4 टर्म दिए हुए हैं और बाकी के सीरीज आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि इसके बीच में गैप इन क्या चल रहा है, डी की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले डी फाइंड करो। डी इक्वल टू होता है a2 माइनस a1। a2 का मान 3 दे रखा है और माइनस a1 का मान 11, a2 का मान 8 दे रखा है और 11 का मान a1 का मान 11 दे रखा है। तो 8 में से 11 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा, यानी कि डी की वैल्यू कितनी होगी, -3। अब हम फॉर्मूला पुट करते हैं, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन समझ लो कह क्या रहा था। क्वेश्चन ये कह रहा था कि चेक वेदर, हमें चेक करना है कि -150 इस सीरीज के अंदर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। -150 इस सीरीज के अंदर कहीं आएगा या नहीं आएगा, मुझे ये चेक करना है। अब मुझे ये बताओ कि मैं कैसे चेक करूंगा। एक बार थोड़ा सा ध्यान से सोचना कि अगर -150 की बात हो रही है कि -150 इस सीरीज में आएगा या नहीं आएगा, तो देखो -150 इस सीरीज में अगर आएगा भी तो कोई ना कोई टर्म पे आएगा ना। सपोज करो कि वो 50वें टर्म पे आ सकता है, या 65वें टर्म पे आ सकता है, या 75 टर्म पे आ सकता है, या 85 टर्म पे आ सकता है, मतलब किसी ना किसी टर्म पे आएगा। और वो जो टर्म आएगा वो मेरा नेचुरल नंबर होना चाहिए। जब भी तो जैसे वो सपोज कि 55 टर्म पे आया, 55 टर्म पे आया तो 55 क्या हुआ, नेचुरल नंबर हुआ। 65 टर्म पे आया तो 65 क्या हुआ, नेचुरल नंबर हुआ। मतलब n की जो वैल्यू आएगी वो कोई एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब सपोज करो कि नेचुरल नंबर ना आके हमारा n का वैल्यू फ्रैक्शन में आ जा रहा है, ठीक है। तो फ्रैक्शन में कभी टर्म हो सकता है, नहीं हो सकता। टर्म का मतलब क्या कि वो एक परफेक्ट नंबर पे वो टर्म कहलाएगा, ठीक है। कि जैसे यहां पे मैं कह रहा हूं कि 3 की बात कर रहा हूं, तो मैं ये कहूंगा कि 3 जो है वो थर्ड टर्म पे है। थर्ड का मतलब 3 नेचुरल नंबर है। तो वैसे ही अगर इस क्वेश्चन में n की वैल्यू अगर कोई नेचुरल नंबर आता है पॉजिटिव में, तो हाँ हम ये कहेंगे कि 150 माइनस का 150 इसके अंदर आएगा। लेकिन अगर n का वैल्यू या तो निगेटिव आ रहा हो या फिर फ्रैक्शन में आ रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में टर्म ना तो निगेटिव में हो सकता है और ना ही फ्रैक्शन में हो सकता है। टर्म का मतलब कि नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ध्यान दो, फॉर्मूला हम फिर से वही रखेंगे, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम बात कर रहे हैं 150 की, और जिसकी बात करते हैं ना, जिस नंबर की बात करते हैं वो नंबर n होता है। अब 150 की हमें यह बताना है कि -150 इस एपी के सीरीज में आएगा कि नहीं आएगा। अगर आएगा तो n की वैल्यू नेचुरल नंबर में आएगी, अगर नहीं आएगा तो n की वैल्यू या तो नेगेटिव होगी या रेशनल नंबर में होगी, या फ्रैक्शन में कह सकते हो, क्योंकि रेशनल नंबर फ्रैक्शन ही होता है। चलो ध्यान दो, यहाँ पे an के जगह पे हम रखेंगे -150,
इक्वल टू a की वैल्यू 11, n का मुझे पता नहीं, n तो मुझे फाइंड करना है, और d की वैल्यू आई है -3। तो -150 इक्वल टू 11 प्लस -3 को n से मल्टीप्लाई किया तो -3n, और -3 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो +3, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, यानी कि 11 माइनस 3n प्लस 3। तो अब देखो -150 इक्वल टू 11 प्लस का 3 प्लस का, तो प्लस 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 11 और 3 को प्लस किया 14 हो गया, और माइनस आ गया 3n। तो -150 और 14 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, और इक्वल टू -3n। तो अब इसको अगर मैं प्लस करूं, देखो माइनस माइनस क्या होता है, जब दो नंबर माइनस में हो तो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का मतलब करना प्लस है, और प्लस करके जो आएगा उसके पहले माइनस का साइन रख देना है। तो 0 4 प्लस किया 4 हो गया, 5 और 1 को प्लस किया 6 हो गया, और बाकी 1 का 1 आ गया। अब इसके पहले साइन किसका रखूंगा, माइनस का, इक्वल टू हो गया -3n। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, n की वैल्यू आ गई, देखो n के साथ 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि n की वैल्यू आ गई 164 अपॉन में 3। अब मैं ये देख रहा हूं कि क्या 3 से 164 कैंसिल होगा, तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल याद करो। 3 का डिविजिबल होने का क्या रूल था, कि जो भी नंबर हो उसको ऐड कर दो आपस में, अगर ऐड करने के बाद जो नंबर आता है वो 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 164, अगर इन तीनों को मैं ऐड करूं तो इसका आंसर आता है 11। 1 प्लस 6 7, और 7 प्लस 4 11, और 3 के टेबल में 11 नहीं आता है, तो 3 से 164 पूरा पूरा नहीं कटेगा, मतलब ये इसका आंसर या तो पॉइंट में आएगा या फिर फ्रैक्शन में रहेगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में ये दोनों भी टर्म नहीं बता रहे, ये दोनों हमसे ये बता रहे हैं कि मैं टर्म नहीं हूं। टर्म का मतलब कि नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो मैं फाइनल मेरा आंसर क्या निकला, फाइनल मेरा आंसर ये हुआ कि -150 इस टर्म के अंदर नहीं आएगा, इस सीरीज के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे कि बिकॉज द वैल्यू ऑफ n इज अ फ्रैक्शन, देन -150 इज नॉट इन दिस सीरीज। क्लियर है, चलो। अब इसको ध्यान से समझो, क्वेश्चन नंबर 7 को। हाँ, अब यहां से तुम्हारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है एपी का। इसी टाइप के क्वेश्चन जो है ना पेपर में ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। ये तो हमारा सिंपल था, इंट्रोडक्शन था। अब कैलकुलेशन है अच्छा वाला। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 7 की। देखो अब यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा भाई, ठीक है, तो अच्छे से समझना, बिल्कुल क्लियर समझना। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी, ठीक है। चलो पहले यहां तक समझ लो कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी का हमें 31st टर्म फाइंड करना है। 31st टर्म का मतलब क्या, कि मैं A31 की बात कर रहा हूं, और A31 मेरा क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। आगे कंडीशन क्या है, हुज 11th टर्म इज 38। 11th टर्म मेरा दिया हुआ है 38। 11th टर्म का मतलब क्या, कि इसको मैं A11 बोलूंगा, ठीक है। एंड 16th टर्म इज 73। 16th टर्म का मान कितना दिया हुआ है, 73। मतलब कि 16th टर्म जो दिख रहा है इसको मैं क्या लिखूंगा, तो इसको लिखूंगा A16। अब देखो यहां पे दो कंडीशन बना, दो कंडीशन गिवन है और एक कंडीशन हमें फाइंड करना है। 11 टर्म का मान 38 दिया हुआ है, 16 टर्म का मान 73 दिया हुआ है, तो हमें 31st टर्म फाइंड करना है। देखो अब यहां पे क्या मैं देख रहा हूं कि यहां पे मेरे पास सीरीज नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होगा मेरा, एक सीरीज बनाना। क्योंकि अगर मैं 31st टर्म लाने के लिए n का फॉर्मूला पुट करूंगा तो n के फॉर्मूले में मुझे a की जरूरत पड़ेगी, d की जरूरत पड़ेगी, n की जरूरत पड़ेगी और n की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देखो
ए एन एन का मान तो 31 दिया हुआ है, मतलब 31st टर्म तो हमें फाइंड ही करना है, तो एन की वैल्यू 31 दे रखी है और इसका एन फाइंड करना है कि 31st टर्म पे कौन सी संख्या आएगी। तो उसके पहले सबसे पहले मुझे फर्स्ट टर्म फाइंड करना होगा, क्योंकि जब तक मेरा फर्स्ट टर्म फाइंड नहीं होगा तब तक मैं सीरीज नहीं बना सकता। हाँ, मेरा फर्स्ट टर्म फाइंड हो गया, डी की वैल्यू फाइंड हो गई, तो सीरीज बन गई। तो देखो अब इन्हीं दोनों से, ये जो दिख रहे हैं इन्हीं दोनों से अब तुम फर्स्ट टर्म और डी की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे वो समझ लो अच्छे से। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं A11 की। मैं A11 की बात कर रहा हूं, ठीक है। A11 को मैं कैसे लिखूंगा? A11 का मतलब कि ये A11 कब बना, इससे पहले तो ये an रहा होगा, an, और an का मान होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब है ये A11, मतलब 11 जो आया वो किसके जगह पे आया, n के जगह पे। तो A11 इक्वल टू a का मान मुझे पता नहीं, यही रखूंगा, प्लस n का मान 11 और माइनस 1 इंटू डी। तो फिर से A11 इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1 10 और इंटू डी 10d। तो A11 की वैल्यू क्या निकल गई, a प्लस 10d, ठीक है। अब मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं कि A11 इक्वल टू 38 जो दिया हुआ था, अब मैं A11 के जगह पे रखूंगा a प्लस 10d। जब मैंने A11 को सोल्व किया तो मेरे पास आया a प्लस 10d और इसका मान क्या दे रखा है 38। अब देखो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया, a प्लस 10d इक्वल टू 38, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब सेम कंडीशन, जैसे हमने A11 को फाइंड किया है अब वैसे ही A16 को फाइंड करेंगे। चलो अब मैं इसको यहां से मिटा के A16 का डायरेक्शन दे रहा हूं, ठीक है। फॉर्मूला सेम यही पुट होगा। अब जो n के जगह पे इसमें 11 रखा था, अब n के जगह पे हम यहां क्या रखेंगे 16, क्योंकि A16 की बात हो रही है। फिर a प्लस n के जगह पे क्या रखेंगे 16 माइनस 1 इंटू डी। तो फिर A16 इक्वल टू a प्लस 16 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 15, यानी कि A16 का मान क्या हो गया a प्लस 15d। तो A16 के जगह पे अब मैं रखूंगा a प्लस 15d और इसकी वैल्यू क्या थी 73, तो ये वैल्यू हो गई 73 और ये आ गया इक्वेशन सेकंड। अब देखो जो A11 इक्वल टू 38 दिया हुआ था, A16 इक्वल टू 73 दिया हुआ था, अब इनको मैं ओपनली तरीके से लिख लिया तो ये मेरा एक इक्वेशन बन गया। ये इक्वेशन, अब चैप्टर थर्ड में पहुंच जाओ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसमें हम x प्लस वाई इक्वल टू कुछ दिया रहता था, x माइनस वाई इक्वल टू कुछ दिया रहता था और फिर दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम x और y का मान निकालते थे, ठीक है। तो सेम कंडीशन यहां भी है। सपोज करो कि जो वहां पे वेरिएबल x था वो वेरिएबल यहाँ पे a है, जो वेरिएबल y था वो वेरिएबल यहाँ पे d है। वेरिएबल बदलता है तो यहाँ पे x y को ही कंपेयर कर सकते हो। तो इसको या तो तुम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करो या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करो। सबसे इजी क्या रहेगा, इजी एलिमिनेशन मेथड रहेगा हमारा। तो चलो एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। एलिमिनेशन मेथड का रूल है कि कोई भी एक चीज को तुम्हें बराबर करना होगा। यहाँ पे तो a और a ऑलरेडी बराबर है, हम डायरेक्ट साइन चेंज करेंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, a से a कैंसिल हो गया। अब 10d प्लस का हो गया 15d माइनस का हो गया, साइन चेंज होने के बाद इस साइन की वैल्यू खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो 15 में से 10 को माइनस किया तो माइनस 5d आ गया, क्योंकि बड़ी संख्या के पहले माइनस का साइन था। और उसी तरीके से 73 में से 38 को मैं माइनस करूंगा तो 13 में से 8 माइनस 5 और ये बचा 6 में से 3 माइनस 3, बड़ी संख्या के पहले माइनस का साइन इसलिए भी माइनस कराएगा। फिर से क्या हुआ, माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो गया। 5d के साथ 5 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि d इक्वल टू 35 अपॉन में 5 और 5 से 35 7 बार में कट गया, d की वैल्यू कितनी आ गई 7। देखो d की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली। अब हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे। एलिमिनेशन मेथड का रूल क्या है कि जैसे ही एक वैल्यू फाइंड हो जाए तो उस वैल्यू को दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर दो, तुम्हारा दूसरी वैल्यू फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो देखो दूसरा वैल्यू मुझे क्या a का फाइंड करना है, d का तो हमने फाइंड कर लिया। तो अब हम a की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं। सपोज करो कि मैं पहला इक्वेशन ले लेता हूं। पहला इक्वेशन है a प्लस
10d इक्वल टू 38। अब a प्लस हमने वैल्यू किसकी निकाली है, d की, तो जहां पे d होगा उस d के जगह पे वहां उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा। तो a प्लस 10 इंटू डी के जगह पे क्या रखेंगे 7, d का मान 7 निकाला है तो d की जगह पे 7 रखा इक्वल टू 38। तो a प्लस 10 इंटू 7 कितना हो गया 70 इक्वल टू 38। और फिर a इक्वल टू 70 इधर प्लस में उधर जाके माइनस में, यानी कि 38 में से 70 को माइनस कर देंगे तो a इक्वल टू आ जाएगा। अब देखो 38 में से 70 तो माइनस हो नहीं सकता, तो 70 में से 38 को माइनस करेंगे, 0 में से 8 माइनस नहीं होगा, बगल से कैरी लिया, ये 10 हो गया, 10 में से 8 माइनस 2 और ये बचा 6, 6 में से 3 माइनस 3। बड़ी संख्या के पहले माइनस का साइन है इसलिए ये माइनस में रहेगा। तो मेरा फर्स्ट टर्म क्या निकल गया -32 और डी की वैल्यू क्या आ गई 7। अब हम चाहें तो सीरीज बना सकते हैं। सीरीज कैसे बनेगा, चलो देखो, -32 ये मेरा पहला टर्म हो गया, फिर पहले टर्म में डी की वैल्यू ऐड करूंगा, दूसरा टर्म हो जाएगा, यानी कि माइनस, यहां समझना, -32 में डी की वैल्यू 7 को ऐड करूंगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 32 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो दूसरा टर्म हमारा आ गया 25। फिर इसमें डी की वैल्यू ऐड करेंगे, यानी कि 25 किसका माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या के पहले माइनस का साइन है। फिर 25 में डी की वैल्यू ऐसे ही ऐड करेंगे, मतलब -25 और +7, तो फिर प्लस माइनस माइनस, 25 में से 7 माइनस करेंगे 18 आएगा, तो थर्ड टर्म मेरा आ जाएगा 18। अब देखो, अब चाहे तो हम सीरीज बना सकते हैं, क्योंकि जो सीरीज बनाने के लिए हमें दो चीज की जरूरत पड़ती है, या तो ए की और फिर डी की। पहला टर्म मिल जाए, डी का मान है तो फिर सीरीज बन जाएगा। देखो सीरीज तो बन गया। अब इसी सीरीज के अंदर से मुझे 31st टर्म निकालना है कि हमारा 31वां टर्म क्या होगा। चलो अब इसे फाइंड करते हैं। इसे एक बार देख लो कि मैंने ए और डी की वैल्यू कैसे निकाला, ठीक है। अब हमें 31 टर्म फाइंड करना है, 31st टर्म, कि 31st टर्म इस सीरीज में क्या होगा। तो 31st टर्म फिर से हम फॉर्मूला वही रखेंगे एन का, एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन, अब हम किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं 31st, यानी कि 31 की, तो n के जगह पे क्या रखेंगे 31 इक्वल टू ए की वैल्यू हमने क्या निकाला है -32, फिर प्लस n का मान क्या था 31 -1 इंटू डी की वैल्यू हमने क्या निकाला था 7, ठीक है। अब देखो सब वैल्यू है मेरे पास। अब a 31 इक्वल टू -32 प्लस 31 में से एक को माइनस करेंगे तो 30 आएगा, और 30 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 210 हो जाएगा, ठीक है। फिर a 31 इक्वल टू 210 प्लस का 32 माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 210 में से 32 को माइनस करो तो 8 और 10 में से 2 माइनस 8, ये बचा 0 और ये बचा 1, यानी कि एक मिनट, 0 में से 2 माइनस किया 8 आया, ये बच गया 0। अब देखो 0 में से 3 माइनस नहीं होगा, फिर इससे कैरी लेंगे तो ये 10 हो गया, 10 में से 3 माइनस 7, अब ये बच गया 1, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा -178। तो देखो 31st टर्म हमारा क्या निकल गया -178। ये क्लियर हो गया। अब ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे, समझे, कि दो टर्म तुम्हारे पास गिवन होगा, जैसे इसमें दिया हुआ था कि 11th टर्म ये दे रखा है, 16th टर्म ये दे रखा है, और फिर हमसे कोई एक और टर्म पूछ दिया। तो अब ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं कि दो टर्म तुम्हारे पास दिया हुआ है। अब इसमें एक चीज समझ लो, सपोज करो कि 6 टर्म 8 दिया हुआ है, 6 टर्म की वैल्यू 8 दे रखी है, ठीक है। अगर 6, जैसे यहां पे क्या था कि A11 का मान दिया हुआ था 73, तो A11 को जब मैंने ओपन किया तो ये किसके फॉर्म में ओपन हुआ A प्लस 10D में, और उसी तरीके से A16 को जब मैं ओपन किया था तो ये हुआ था A प्लस 15D में। अब यहां से एक चीज हम कॉमन देख रहे हैं कि जिस टर्म को मुझे अलग अलग करना है, मतलब जिस टर्म की बात हो रही हो, 11 टर्म की बात हो रही हो, तो D में एक कम कर दो, 16th टर्म की बात हो रही हो तो D में एक कम कर दो, यानी कि जैसे A10 की बात करें तो क्या लिखूंगा A प्लस 9D,
A8 की बात करें तो क्या लिखूं, A8 यानी कि 8वें टर्म की बात करें तो क्या लिखूंगा, A+7D। अब सपोज करो कि 54 टर्म की बात कर रहा हूं, तो 54 टर्म को दो पार्ट में मैं कैसे लिखूंगा, A+53D। जिस टर्म को दो पार्ट में लिखना है उस टर्म से एक कम करके डी से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जैसे A60 60 तो A60 को क्या लिखूंगा, A+59D, ठीक है। तो देखो अब ऐसे ही ये सारे क्वेश्चन बनेंगे, दो टर्म तुम्हारे पास गिवन होगा, उन दोनों टर्म को अलग अलग करके एक इक्वेशन बना दो, उस इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करके ए और डी का मान निकाल दो, फिर तुम्हारे पास सीरीज मिल जाएगी, और सीरीज मिलने के बाद जिस टर्म के बारे में पूछ रहा होगा वापिस एन का फॉर्मूला पुट करके वहां से वो टर्म की वैल्यू फाइंड कर देंगे। क्लियर है। तो आज हम बस 5.2 में इतना ही रखते हैं। हमने मेन चीज आज हमने समझ लिया, इस चैप्टर का जो मेन चीज है वो यही है, इसी क्वेश्चन को। ये 7th क्वेश्चन तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना, क्योंकि 7th क्वेश्चन से अब तुम्हारा देखोगे तो करीब सारे क्वेश्चन इसी टाइप के मिलेंगे, जिसमें दो टर्म गिवन होगा, फिर कोई टर्म पूछेगा, मतलब कि मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा तुम्हारे सामने, ठीक है। तो बस इसका तरीका समझ लो कि जब सीरीज ना देके दो टर्म गिवन है तो उन्हीं दोनों टर्म से पहले हम सीरीज फाइंड करेंगे, और सीरीज फाइंड करने के बाद जो निकालना होगा वो निकालेंगे, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो, सब कुछ क्लियर से समझ में आया हो तो लाइक जरूर करो, कमेंट जरूर करो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन ऑन रखो, और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करो, ठीक है, अपने दोस्तों को, रिलेटिव को, जिनको जितना ज्यादा हो सके, जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनको शेयर करो, ताकि उन्हें भी ये वीडियो देख के वो काफी हद तक कॉन्सेप्ट को अपना क्लियर कर सके, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में लेके इसी एक्सरसाइज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा के फिर हम 5.3 पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।